नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसी घटना से करना चाहता हूं जो यकीन पैदा करती है कि एक दिन भारत के लोग आपसी रिश्तों में मोहब्बत का जरिया ढूंढ लेंगे। यह कहानी फिरोजाबाद की है। 75 साल के डॉक्टर विनोद गुप्ता की है। डॉक्टर विनोद गुप्ता मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर थे। लखनऊ से एमबीबीएस की पढ़ाई कर इस जगह पर आ गए। अपना घर बार परिवार नहीं बसाया और फिरोजाबाद के इस इलाके के गरीब मुस्लिम इलाके में काम करने लगे। नाला मोहल्ला में बरसों यहाँ क्लिनिक चलाई, सभी लोगों की सेवा की, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। 16 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से 75 साल के डॉक्टर विनोद गुप्ता का निधन हो गया। इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबकी आंखों में आंसू थे। मुसलमानों ने डॉक्टर विनोद गुप्ता के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और राम नाम सत्य का जाप करने लगे। सब कुछ हिंदू रीति रिवाज से अंत्येष्टि की गई। रिश्तेदार भी बुलाए गए। फिरोजाबाद के लोगों ने बताया कि जब उनकी शव यात्रा निकली तो लोग रो रहे थे, सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। वहां के विधायक मनीष असीजा ने कहा कि उनके योगदान की जितनी सराहना की जाए कम है। करबला कमेटी के अध्यक्ष हिकमत खान ने भी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर गुप्ता ने गरीब इलाके को अपना भारत बना लिया और उसकी सेवा करते हुए चल बसे। अफसोस कि लोग डॉक्टर गुप्ता को जीवन रहते नहीं जान पाए, जिन्होंने इंसानियत और मजहबी मोहब्बत की ऐसी सेवा की हो। जो बाग लगा कर गए हैं उसी की हरियाली थी कि मुसलमानों के कंधे पर एक हिंदू शान से जा रहा था। नफरत फैलाने वाले कभी इस मोहब्बत को नहीं समझ पाएंगे। बेरोजगारी की लड़ाई कहां पहुंची है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, मगर बेरोजगार कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। कई हफ्तों से उन्होंने अपने मुद्दे को ट्विटर पर बनाए रखा है। आज भी कई लाख ट्वीट किए गए। इन ट्वीट के बारे में कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से प्रायोजित था। जरूर राजनीतिक दल के लोग शामिल थे, लेकिन वही राजनीतिक दल अपने नेता का बयान इतना ट्रेंड क्यों नहीं करा पाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी आधार पर समस्या को खारिज किया जा सकता है? थोड़ी जल्दबाजी होगी। विगत कई दिनों से सोशल मीडिया में तरह तरह के मीम चल रहे हैं कि 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, उन्हें बधाई शुभकामनाएं। सुबह से इस तरह के मीम ट्वीट किए जाने लगे। प्रियंका गांधी ने भी आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। यूपी के कृषि बेरोजगारों से जूम पर बातचीत की, उनका हाल जाना। झारखंड से भी युवा ट्वीट कर रहे थे कि हाँ, मैं एक बेरोजगार हूं, पढ़ा लिखा, जी-टेट 2016 पास योग्यताधारी, हेमंत सरकार की सरकारी नीतियों से लाचार हूं। जाहिर है यह आंदोलन प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर तो हो रहा था, मगर दूसरे दलों की सरकारों के खिलाफ भी इसमें कई नारे दिखाई दिए। 3222 बीपीएड सेकेंड बैच का ऑर्डर है, तब भी नियुक्ति नहीं दी गई। महाराष्ट्र से एक ट्वीट दिखा कि पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्तीला विशेष परवानगी टेक्स्ट मैसेज आंदोलन, यानी महाराष्ट्र से भी युवा शामिल थे। गुजरात से एलआरडी पुरुष वर्ग की नियुक्तियों को लेकर युवा ट्वीट कर रहे थे। असम से फॉरेन ट्रिब्यूनल के जो परीक्षा है, 1 साल से नतीजे आने के बाद भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। आरआरबी बिलासपुर के सहायक लोको पायलट नियुक्ति की मांग कर रहे थे। विशाखापट्टनम से जो टेक्नीशियन हैं वो लोग अलग रेलवे से अपनी नियुक्ति के बारे में जिक्र चाह रहे थे। बेशक नारे मोदी सरकार के खिलाफ लग रहे थे, मगर ध्यान से देखिए तो कांग्रेस और विपक्ष की सरकारों के सताए युवा भी इस आंदोलन में ट्वीट कर रहे थे। बीएड शुल्क वृद्धि वापस लो का भी नारा दिखा। यूपी से युवाओं में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अलावा नौजवान संविदा को लेकर छपी खबरों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। खबर छपी है कि सरकार ऐसा प्रस्ताव ला रही है कि पहले सरकारी नौकरियों में 5 साल के लिए संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, फिर जो लायक होंगे उन्हें परमानेंट नियुक्ति मिलेगी, बाकी छांट दिए जाएंगे। छात्र पूछ रहे हैं कि 5 साल लगाकर तैयारी करो, सेलेक्ट हो जाओ, 5 साल बाद रिजेक्ट हो जाओ, फिर जीवन का क्या। इलाहाबाद जो सरकारी परीक्षा देने वाले युवाओं का गढ़ है, वहां पर नौजवानों में संविदा मुद्दे को लेकर काफी बेचैनी है। लखनऊ, हापुड़, महोबा, सुल्तानपुर और कई जगहों में उत्तर प्रदेश और बिहार के बेगूसराय में भी इस तरह से बेरोजगार आंदोलन को लेकर सक्रियता दिखी। इस आंदोलन में तरह तरह के मुद्दे हैं, कई राज्यों के मुद्दे हैं। पहले डिसलाइक चला प्रधानमंत्री के मन की बात के यूट्यूब वीडियो पर लगाया गया। अब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस उनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जा रहा है। क्या रोजगार का मुद्दा केंद्रीय विषय बन पाया? क्या किसी मंत्री ने युवाओं से बात की? आप युवाओं को सुनिए। संविदा एक प्रकार का अभिशाप है हम युवाओं के लिए। ये कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी होगी जो हमें हर तरह से मानसिक प्रताड़ना
प्रेरणा देगी। और संविदा से हर दिन महिलाओं के लिए खास करके ये यहाँ पे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे उच्च पद पर बैठे अधिकारी होंगे वो हर तरह से हमारा शोषण करने की कोशिश करेंगे। नेताओं के लिए ये संदेश है, सबसे बड़ा संदेश है और बहुत साधारण सी बात है कि अगर एक कर्मचारी सरकारी विभाग में नौकरी नहीं कर सकता है तो हमारे नेता, विधायक, मंत्री ये 60-60, 70-70 साल के ये देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो इनको भी रिटायर किया जाए और चुनाव लड़ने की आयु कम किया जाए, और या तो फिर हमें 60-50 साल में रिटायरमेंट न दी जाए। हमारे सभी साथी अमरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, सभी साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आताताई सरकार संविदा के खिलाफ हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। हम शांतिपूर्वक मास्क लगा के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तमाम साथी हमारे यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं और आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, संविदा का ये जो प्रोटेस्ट बांसन चौराहे पे चल रहा है इसको कमजोर मत होने दीजिए। हमारे देश के स्वघोषित, उनका जन्मदिन है कि नहीं यह पता नहीं, लेकिन उन्होंने घोषणा किया आज उनका जन्मदिन है। स्वघोषित विश्वकर्मा जी को उनके कामों को याद दिलाने के लिए आज हम लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। 2 करोड़ रोजगार का तो छोड़ दीजिए, आज 6 साल हो चुका है, 50 लाख रोजगार जा चुके हैं और 1 लाख रोजगार का भी सृजन नहीं हुआ है। और लगातार जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी उनको सरकार के द्वारा बेच दिया जा रहा है और लोगों का रोजगार जा रहा है। जो सिपाही अपनी जवानी को सड़कों पर कुर्बान करते हैं, हमारी आपकी रक्षा करते हैं, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उनको ये सस्पेंड कर देंगे। आप भला बताइए कि यदि वो 50 साल में रिटायर हो जाएगा, उसका लड़का इंटर पास करके अगर कहीं पढ़ना चाहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पिताजी रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे और हम बेरोजगार आपकी ये जिद को देखते रहेंगे? अरे ये समय ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा योगी जी, अब ये समय आपका आ गया है, अब आपको भी वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ से आप आए हैं। अब ये बाबा राउर सपना पुराइम, परीक्षा देवे जाइम, कब नौकरी पाइम। सोच ले तो रही बाबा नौकरी मिली तो रवा खातिर गो कमरा बनाई। कैसे दुख दूर होई, कैसे करे जा चुकाइम, कब ए बाबा राउर सपना पुराइम। ई पर धनवा तो मूर्ख बनावता, ई पर धनवा तो मूर्ख बनावता, रोजी रोटी छीन के आँख दिखावता। कहले तो रहे बाबा जब हम आइम, निमन सुंदर सुगर बनाइम। गजबे पलटलस गजबे करीक्षा, नौकरी लागी ना अब कोई परीक्षा। ए बाबा सब कुल फर्जी रहल हो, इहे लइकन के अब मर्जी रहल हो। लड़ब बाबा बोलब बाबा मोरे चा खोलब बाबा, पढ़ब पढ़ाई संगे लड़ब लड़ाई। ई पर धनवा के देव झुकाई। तो भोजपुरी का ये गाना है। अब जेकरा ना फर्क पड़ी ओकरा तो कहियो फर्क ना पड़ी।
लइका लोग बेरोजगारी के खातिर आपन व्यथा कहता ये गाना में, और केकर गाना है तो मालूम नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप से आइल रहे के लिखले बा के गौले बा, लेकिन बबुआ गौले बड़े नीमन। मतलब मुझे पता नहीं है कि किसका ये गाना है। गाना जो भी है इसमें व्यथा है, एक बेरोजगार युवक गा रहा है और प्रधानमंत्री से अपनी शिकायत कर रहा है। ये हिंदी में बोल रहा हूँ जो मेरे लिए स्पेनिश भाषा है एक तरह से। लगातार मिलती असफलता के बाद भी इनका आंदोलन जारी है, लेकिन इसके बाद भी क्या? जिन परीक्षाओं की नियुक्ति या ज्वाइनिंग अटकी है उनमें तेजी आई है? जवाब है नहीं आई है। आज का दिन भी गुजर गया। कोरोना संक्रमण के इस आपदा में भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना क्या सफल हो रही है? असफल होती नजर आ रही है, रविश रंजन कह रहे हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भारत में कोरोना संक्रमित करीब 40 लाख लोग थे, लेकिन आरटीआई में खुलासा हुआ है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में महज 17,000 गरीबों का ही इलाज प्राइवेट अस्पतालों में किया गया। आपदा के वक्त ये योजना क्यों कारगर होती नहीं दिख रही है? रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 वर्ष से इनका हर्निया का रोग से यह पीड़ित है। सफदरजंग हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। तो अभी मार्च से लॉकडाउन था, तब इधर 7-8 महीना सर बंद था। तो मैं फिर गया था, जब लॉकडाउन खुला है तो डॉक्टर साहब बोलने जब ओपीडी खुलेगा तब होगा, अभी नहीं होगा। तो मैं सर वहाँ पे कल जो ओखला हेड पे जो है कल 40 एस्कॉर्ट मुझे सर वहीं पे मैं गया था। तो वहाँ के डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर पैसा से कराओगे तो 85,000 रुपये लगेगा, 1 से 2 दिन में हो जाएगा, और बीपीएल कार्ड से कराओगे तो कम से कम तुम्हारे 6 महीना या 1 वर्ष लगेगा। तो मैं सर मदनपुर खादर में रहने वाली आफरीन कौसर का आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकारी अस्पताल में कोरोना के वजह से दूसरे रोगियों का इलाज नहीं हो रहा है और प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का इलाज करने में आनाकानी करते हैं। खुद आयुष्मान भारत योजना के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जहां पहले हर महीने 8 लाख मरीजों का इलाज इस योजना के तहत हो रहा था, अब महज 3 लाख का हो रहा है। पेंडेमिक के अंदर तो सरकार ने खुद ही माना है कि ना के बराबर पेशेंट्स को जो है आयुष्मान का फायदा हुआ है। हमने भी दिल्ली में पिछले कुछ सालों के अंदर देखा है कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, बिहार से, यूपी से और बाहर के जगहों से आए हैं, उनको यहाँ पर कोई हॉस्पिटल जो है वो उनको ट्रीटमेंट नहीं देता है। एम्स एक ऐसी जगह है जहाँ आयुष्मान को वो मानते हैं। 2 साल पहले आयुष्मान भारत योजना को देश भर में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। सरकार दावा करती है कि 50 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोरोना महामारी में जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो पता चला कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में देश भर के केवल 17,000 कोरोना मरीजों का ही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुआ है। जानकार इस संख्या के बल पर इसे आयुष्मान भारत योजना की नाकामी बता रहे हैं। हमने एक आरटीआई के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की थी कि इस कोरोना महामारी में पिछले 5-6 महीनों में कितने मरीजों का इलाज कोविड पॉजिटिव वालों का प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो डेडिकेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भर्ती होकर किया गया है। तो हमको ये जवाब मिला करीब 17,000 लोगों का प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ है। तो ये 17,000 की संख्या अगर हम कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या से देखें तो काफ़ी कम है। वहीं निजी अस्पतालों का कहना है कि कोविड का इलाज खर्चीला है, जबकि आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों को कम पैसा दिया जाता है। इसीलिए आयुष्मान भारत के मरीजों को भर्ती करने से प्राइवेट अस्पताल कतराते हैं। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के सीईओ इंदु भूषण इस बात को नकारते हैं। वो कहते हैं कि ये संख्या भी बड़ी है। हमारे विचार से ये संख्या कम नहीं है, क्योंकि आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि जो करीब 10% लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है, जो बाकी 90% लोग हैं उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनमें से जो लोग अस्पताल गए उसमें से कितने लोग पब्लिक में गए और कितने प्राइवेट में गए, और जो प्राइवेट में गए उसमें से कितने लाभार्थी हमारे थे और उनको कितना ट्रीटमेंट मिला, उस हिसाब पे 19,000 का जो आंकड़ा है वो हमारे विचार से ठीक है। वैसे कोरोना महामारी में गरीब मरीजों को ही इलाज के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद से सरकारी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन तक की कमी की बात आ रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल गरीबों को भर्ती नहीं कर रहे हैं।
कोरोना की इस महामारी ने आयुष्मान भारत योजना की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीबों के इलाज का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो सीधे तौर पर प्राइवेट अस्पताल को पैसा कम करने को नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कोरोना के मामले तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गरीबों की मुश्किलें भी इलाज के दौरान बढ़ रही हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 83,198 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1132 लोगों की मौत हुई है। 1 सितंबर से हर दिन 1000 या उससे अधिक लोगों की मौत हो रही है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 51 लाख पार कर चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 10 लाख हो चुकी है। 40 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि कोरोना से कितने डॉक्टर या नर्स या स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है? सरकार कहती है कि उसके पास डेटा नहीं है। सरकार ऐसा क्यों कहती है, जबकि उसी ने ऐलान किया था कि जो डॉक्टर कोरोना से लड़ते हुए शहीद होंगे उन्हें 50 लाख का बीमा देंगे। तो इतनी राशि खर्च करने के लिए भी सरकार के पास डेटा नहीं होगा। लेकिन सरकार है, वो कहती है तो कहती है। जिनके सम्मान में ताली थाली बजवाई, जिनको उम्मीद की किरण बताकर दिए और मोमबत्तियां जलवाई, जिनकी मेहनत को शुक्रिया कहने के लिए आसमान से फूल बरसाए गए, उन कोरोना योद्धाओं में कितने डॉक्टर नर्स ऐसे हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान गई? केंद्र सरकार से जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब मिला, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। संसद में दिए लिखित बयान में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इस तरह का डेटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता है। हालांकि ऐसे जो लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंश्योरेंस पैकेज के तहत राहत मांग रहे हैं, उनका डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर रखा जा रहा है। इससे पहले रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जवाब भी यही था, जब संडे संवाद नाम के कार्यक्रम में उनसे ये सवाल पूछा गया। मनीष जी आस्क्स, how many doctors, nurses, COVID warriors have lost their lives battling COVID across India? Can we have a separate daily update on deaths of such COVID warriors, just like we have daily updates of total number of COVID cases? This question makes me thoroughly emotional. I feel sad about it. To give a precise number of those who have become martyrs in this battle against COVID may be difficult right now. स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा बताने के बावजूद उनके साथ इस तरह के रवैये को डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकारी पाखंड बताया है। आईएमए ने कहा, सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं कि वो महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट लागू करे। आईएमए ने कोरोना से जान देने वाले 382 डॉक्टर्स की लिस्ट जारी करके उन्हें शहीद का दर्जा देने और परिवार को मुआवजा देने की मांग की। बड़े दुखी मन से ये चिट्ठी लिखी गई कि विडंबना है, डॉक्टर, एक मेरा साथी, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स सारे देश की सेवा में जुटे हुए हैं और अगर हमारे को स्टेट सब्जेक्ट की तरह बांट दिया जाए, इससे बड़ी विडंबना कोई मेडिकल सिस्टम की हो नहीं सकती। मैं यही तो विडंबना कह रहा हूं कि जब एक डॉक्टर, मैं कितने परिवार गिना सकता हूं जिनके परिवार वाले भी डॉक्टर के साथ संक्रमित हुए हैं। आप उसमें भेदभाव कैसे कर सकते हैं? पहले मजदूरों और अब स्वास्थ्य कर्मियों की मौत के आंकड़े से बेखबर सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत ही अजीब स्थिति है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने देश सेवा करते हुए कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान तक दे दी, सरकार उन कोरोना योद्धाओं के केवल आंकड़े भी देश को नहीं बता रही है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हमारे दर्शक लगता है कि देश की बात देखते समय कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हैं कि कहाँ कहाँ जोड़ना है, कहाँ कहाँ घटाना है। तो गुजरात के हमारे एक मित्र ने बताया, दर्शक मित्र ने, कि आप जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। 2 अगस्त को वहाँ के मुख्यमंत्री रूपाणी जी का जन्मदिन था
और नौजवानों ने वहां पर बेरोजगार दिवस, अनएम्प्लॉयमेंट दिवस उनके जन्मदिन के मौके को बदल दिया था इस तरह से। तो अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात से ही सब कुछ राष्ट्रीय होता है, तो बेरोजगार दिवस भी राष्ट्रीय हो गया। खैर, रेलवे ने लोकसभा में बताया है कि जितने लोग रिटायर होते हैं उसके अनुपात में कम लोग भर्ती किए जाते हैं। ये खबर आपको हेडलाइन के रूप में कहां कहां दिखी होगी याद कीजिएगा, लेकिन ये वीडियो रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव है, इसलिए हर मौके पर नेताओं की सक्रियता अपेक्षित है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तरह तरह के कार्यक्रम किए। 5 साल पहले इसी तरह चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। क्या हुआ उसका? मनीष की ये रिपोर्ट देखिए। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये का करीब 5 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसमें राज्य में सर्वाधिक 65,000 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर खर्च होना था। लेकिन इस पैकेज पर क्या प्रगति हुई, उसके बारे में मंत्री मानते हैं कि 5 वर्ष बाद भी कई परियोजना पर काम शुरू नहीं हो सका है। हमने उस पूरे पैकेज को 75 भाग में बांटा था, उसमें से 13 पैकेज का काम पूरा हो गया, 49 पैकेज पे काम चल रहा है और 13 पैकेज या तो टेंडर के प्रोसेस में है या डीपीआर के प्रोसेस में। इस पैकेज के अनुसार करीब 3,000 से अधिक कृषि क्षेत्र में खर्च होने थे, जिसका कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा भागलपुर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 1,550 करोड़ की लागत से न केवल एक मेगा स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना होनी थी, बल्कि 1 लाख युवकों के प्रशिक्षण का भी वादा किया गया था। गांधी सेतु के समानांतर एक ब्रिज का निर्माण होना था, जिसका शिलान्यास अब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा बक्सर में भी एक मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण होना था। हालांकि आजकल प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन बिहार से संबंधित किसी न किसी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं, लेकिन उनके अपने इस घोषित पैकेज की परियोजना का क्या हुआ, उस पर कोई प्रकाश नहीं डालता। आजकल अगर आप पटना के अखबारों को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आरओ प्लांट से लेके जो छठ घाटों का भी उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा है, उसके लिए बड़े बड़े ऐड दिए जा रहे हैं। जैसे कल जो कोसी पर रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन होना है, उसके लिए बड़ा ऐड दिया गया है। उसी तरीके से कल नीतीश कुमार के द्वारा एक बस स्टैंड का उद्घाटन होगा, या आप देखिए कि यहाँ पर एक सामुदायिक भवन है या स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए विज्ञापन दिए गए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय के तहत जो भी काम उन्होंने किया है, उसके उन्होंने पूरा फुल पेज विज्ञापन देकर उसकी एक तरह से लेखा जोखा रखा है। लेकिन अगर आप अखबारों में देखें या बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान या खुद केंद्र में जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, कोई भी
इस बात की चर्चा नहीं करता कि प्रधानमंत्री का जो विशेष पैकेज था, आखिर उनमें जो परियोजनाओं पर काम होना था, जो घोषणाएं हुई थी, आखिर उनका क्या हुआ। जो परियोजनाएं शुरू हुई वो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जैसे स्किल यूनिवर्सिटी पटना में उसकी स्थापना होनी थी, अगर वो आज तक उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है तो उसके आखिर क्या कारण रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। इस बार जनता उल्लू नहीं बनेगी, इस बार एनडीए को उल्लू बना देगी और महागठबंधन की सरकार बनाएगी। लेकिन बिहार में बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि जितनी सजगता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वादों पर काम करते रहे, उतना ध्यान ना तो केंद्र और ना राज्य के बीजेपी नेता देने में कामयाब रहे। इसलिए 5 वर्ष में जहां गांधी सेतु के समानांतर एक और पुल का निर्माण होना था, अब पुराने पुल के एक भाग के मरम्मत से ही संतोष करना होगा। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बताओ कितनी चिड़िया? वेरी गुड। आप गिनिए बेटा। 1 2 3 4। फटाफट फटाफट कुछ भी लिख सकते हैं आप। अपनी छतरी जो ये मोटरसाइकिल में बांधे हैं, उसमें एक पेटी भी बांधे हैं, एक लाइब्रेरी भी है, इनके पास माइक है, चुंगा है। इसके माध्यम से एक आकर्षक एक साला प्रस्तुत करते हैं बच्चों के लिए, और बहुत ही आकर्षक और रोचक ढंग से मोहल्ले मोहल्ले में जाकर गांव के बच्चों को इकट्ठा करके कोरोना के बारे में जागरूक करते हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में जागरूक करते हैं, और एक ऐसा माहौल बनाए हैं इस कठिन घड़ी में जब लोग डरे हुए हैं, उनके मन से भय निकाल के, और महीनों से जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, उन ग्रामीण जनजाति बच्चों को जो ये शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, हमारे लिए गौरव का विषय है। ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट हुआ सर, तो हमारे बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे थे, लगभग 15 से 17 बच्चे। फिर हमने शाम को मोहल्ला क्लास स्टार्ट किया मई के फर्स्ट वीक में, तो उसमें 30-40 बच्चे जुड़े। अभी भी लग रहा था 84 बच्चों में बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं। तो इसको मैंने 100% बच्चों की उपस्थिति हो, इसके लिए एक तरीका मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो मैं खुद स्कूल को बच्चों तक ले जाऊं। आजादी, विपक्ष के लोग भी आज़ादी का नारा लगाते हैं, सरकार भी आज़ादी का इस्तेमाल करती है। जब जीएसटी लाती है तो आज़ादी की बात करती है, जब नोटबंदी लाती है तो आज़ादी की बात करती है, और जब कृषि से संबंधित जो विधेयक हैं नए जिनका विरोध हो रहा है, उसे पेश करते वक्त भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इससे किसानों को आज़ादी मिलेगी। लेकिन किसान कहते हैं कि इससे हमारा फायदा नहीं है, और अब उनकी सहयोगी दल जो हैं अकाली दल, वो भी अब विरोध करने लगे हैं। सारे देश में कुछ ही दिन पहले तो अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने खेती से जुड़े तीनों अध्यादेशों की तारीफ की थी, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। पहली गल ऑर्डिनेंस लियाने नहीं चाहिए सी। उनके पति और पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। हमने जो ऑर्डिनेंस किसानों के लिए पास किया है, उसके विरोध में काफी लोग हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। कोई कसर नहीं छड़ी लोगों को भ्रम को लेके विच पाउण वास्ते। पूरे पंजाब में जगह जगह किसानों के प्रदर्शनों के बाद अकाली दल ने यू टर्न लिया है। सरकार का दावा है कि तीनों अध्यादेशों से किसानों का भला होगा, उनको अपनी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे, लेकिन किसानों को इस पर यकीन नहीं है। कुछ किसान नेताओं ने तो ऐलान किया है कि जो सांसद इनके समर्थन में वोटिंग करेंगे, उनको पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा। सरकार के फैसले के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ हम किसानों ने कल से आंदोलन शुरू कर दिया है, और जो भी सांसद उनका समर्थन करेगा, हम उसको यहाँ घुसने नहीं देंगे। पंजाब में किसान ही सबसे बड़ा वोट बैंक है। मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि पंजाब के हालात बिगड़ सकते हैं। अगर सिस्टम बदला गया तो पंजाब की हालत बिगड़ जाएगी। और पंजाब, वी आर ए बॉर्डर स्टेट,
ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ कोई कौड़ा बीज बो के जाओगे। अकाली दल और उसके अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के साथ कई मतभेद रहे हैं, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या कम्युनलिज्म का इशू हो, लेकिन इस बार पंजाब में प्रदर्शन करते हुए किसानों का दिल जीतने के लिए अकाली दल ने पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसके बाद अकाली भाजपा गठजोड़ पर कोई असर पड़ता है या नहीं। दिल्ली से सुनील के साथ, चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और अभी मनीष कुमार ने खबर दी है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद नवादा से चंदन सिंह ने कहा है कि वो चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़े। पार्टी जो भी फैसला करे, लेकिन कार्यकर्ता और वो लोग चाहते हैं कि 143 सीटों पर चुनाव लड़े। बाकी राजनीतिक खबरें। चीन LAC को नहीं मानता और उसने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में दिए अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि चीन दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की अनदेखी कर रहा है और उसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और जरूरत पड़ी तो सरकार सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे और न ही किसी देश का मस्तक झुकाना चाहते हैं। राजनाथ के बयान के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश की अखंडता के लिए सब एकजुट हैं और चीन के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में जोधपुर की विशेष CBI अदालत ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश लक्ष्मी विलास होटल को विनिवेश नीति के तहत बाजार मूल्य से कहीं कम कीमत पर बेचने के मामले में दिया। आरोप है कि 250 करोड़ कीमत के लक्ष्मी विलास होटल को महज 7.5 करोड़ रुपए में निजी हाथों में बेच दिया गया। जोधपुर स्पेशल CBI कोर्ट ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अरुण शौरी को आरोपी बनाकर जांच के आदेश दिए। उधर अरुण शौरी ने कहा कि इस मामले में विनिवेश मामलों की कैबिनेट कमेटी ही फैसला करती थी, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती थी। राज्यों को GST में उनका बकाया न दिए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसदों ने आज संसद भवन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लिए सांसदों ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो राज्यों को GST में उनका हिस्सा दे और राज्यों पर उधार लेने का दबाव न बनाए। प्रदर्शन में TRS, TMC, DMK, RJD, आप, NCP, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसद शामिल रहे। उधर कांग्रेस के सांसदों ने कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों की जगह लाए जा रहे बिल किसानों के हितों के खिलाफ हैं। पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने इन बिलों की कॉपियां भी जलाईं और अकाली दल नेतृत्व पर आरोप लगाया कि किसान विरोधी बिलों के बावजूद वो NDA का हिस्सा बनी हुई है।
सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जैसा कि वो हमेशा कहती है और कोई कमी नहीं होती है। लेकिन मुंबई से ये बार बार रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है और इसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं, क्योंकि सांस की तकलीफ कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा होती है। महाराष्ट्र के नासिक में 60 वर्ष से ऊपर के कोविड मरीज की मौत ऑक्सीजन न मिल पाने से हुई। ये आरोप उनके बेटे ने लगाया है। एक्झॅक्ट सकाळी 7:45 वाजता वडिलांनी नाश्ता मागितला। सुबह 7:45 बजे पिताजी ने नाश्ता मांगा तो मैंने बिस्कुट और किशमिश दी, पानी भी पिलाया। थोड़ी देर बाद देखा तो ऑक्सीजन मास्क में हवा नहीं आ रही थी। चेक किया तो ऑक्सीजन बंद था। ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। असल्यामुळे माझ्या वडिलांना आज मृत्यू पत्करावा लागला। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, मुंबई शहर में भी ऑक्सीजन की कमी और दाम में बढ़ोतरी की शिकायत है। मेरी मॉम के लिए ज़रूरत पड़ी थी ऑक्सीजन की, हमको मिला 250 में पर बॉटल, और देन रिफिल का भी 250 था और कल रात को ही सिर्फ 350 कर दिया था। ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने को खो चुके ये मुंबई के शहनवाज शेख हैं। इस हादसे के बाद ये गरीब और असमर्थ जरूरतमंद लोगों को फ्री में करीब 1,500 ऑक्सीजन सिलेंडर बांट चुके हैं, लेकिन बताते हैं कि अब 90 किलोमीटर दूर ऑक्सीजन ढूंढने जाना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है हमारे स्टेट में। पहले हमें ऐसा था कि मतलब 10-15 किलोमीटर की दूरी पे ऑक्सीजन मिल जाता था, बट अभी हमें 80-90 किलोमीटर की दूर पे जाके ऑक्सीजन मिलता है। बट ऐसा हो गया कि मतलब वहाँ पर भी टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है उसके लिए। ये जोहेर दीवान हैं, जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। बताते हैं कि हर रोज नए दाम तय हो रहे हैं। अभी तो 300 में आ रहा है, 350 में आ रहा है, 250 में आ रहा है। लाइक डेली का है ना, नया रेट खुलता है। और वी हैव गॉट सप्लायर्स के भाई कोई सप्लायर 300 में देता है तो मान लो लेके आओ, कोई 350 में देता है तो लेके आओ, कोई 225 में देता है तो लेके आओ। बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। लोग आके हमारे पैर पड़ते, हाथ पड़ते, बोले भाई तुम हमको ऑक्सीजन दो, हमारा पेशेंट की जान यहाँ खतरे में। तो उसके लिए यहाँ हम प्राइस नहीं देखते, हम अभी देखते हैं कि भाई हमारा पेशेंट को हमको बचाना है। इनफैक्ट नए पेशेंट लोग को तो हम ऑक्सीजन देना भी बंद कर दिए, क्योंकि हमारे पास इतना सप्लाई नहीं है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो भी पेशेंट है उनको ही उनकी नीड्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में करीब 5 बड़े मैन्युफैक्चरर्स बताए जाते हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं। वहीं 80 रिफिलर्स के जरिए पूरे राज्य में ऑक्सीजन पहुंचता है। एक ऑक्सीजन डीलर ने एनडीटीवी को बताया कि करीब 13 रुपए क्यूबिक मीटर में मिलने वाला ऑक्सीजन 40 से 45 रुपए में मिल रहा है। पहले इनिशियली रेट्स आते थे 13 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर, तो हम लोग किफ़ायती दौर में हम लोग सप्लाई करते थे। लेकिन आज टैकल करना मुश्किल हो गया है और रेट आसमान छू रहे हैं। आज का रेट ये है तो कल का रेट ये है, तो कोई परफेक्टली रेट्स हम लोग को कोई बता नहीं रहा है। हम 45 पे भी आज के ज़माने में ले रहे हैं, लेकिन कल क्या हो किसी को नहीं पता है, तो इसलिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट के प्रेसिडेंट इस बिल के जरिए दिखा रहे हैं कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला 6,250 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन ड्यूरा सिलेंडर 9,000 में मिल रहा है। कई हॉस्पिटलों को अपने जो नए मरीज को एक्सेप्ट करने से रोकना पड़ा है। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो इमरजेंसी में आए, उनको भी एडमिट नहीं कर पाए हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि अपने खुद के मरीज के लिए भी ऑक्सीजन पूर्ति नहीं हुई है और उन्हें जबरन को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी है व्यवस्था करके। ऑक्सीजन के चार्जेस हाल ही में उनकी बढ़ोतरी भी हुई है। इधर बढ़ी शिकायतों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर बढ़ाने का फैसला किया है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और एक नई जो है समस्या जो उभर कर सामने आई वो है टैंकर्स नहीं है। अब वो टैंकर्स के लिए उसकी उपलब्धि करने के लिए कुछ लोग जो है मुंबई में बैठे हैं। वैसे ऑक्सीजन सप्लायर्स, डीलर्स, अस्पताल, डॉक्टर्स से लेके ग्राहकों का कहना है कि ऑक्सीजन की कीमत पर जल्द कैप लगना जरूरी है। नासिक से किशोर बेलसरे, मुंबई से सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस रिपोर्ट को देखते हुए अब कई महीने हो गए, 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इस देश में बात ही नहीं हो रही है कि क्या मेडिकल नेग्लिजेंस से किसी की मौत हुई होगी, जैसे कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। क्या आपको देश की बात की इन कहानियों को देखते हुए अपना देश कुछ समझ में आता है? आप देखते रहिए देश की बात 6 से 7। नमस्कार।